मार्क, ट्रेडमार्क मैंने अभी तुमको पीछे बताया ट्रेडमार्क क्या होता है। तो एक सेकंड, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो साइन ऑफ कैपेबल, ये क्या है, साइन है, ठीक है, जो बता रहा है मेरी मेरी एंटरप्राइज, मेरी कंपनी का साइन है, ठीक है। तो साइन ऑफ कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस, मेरा जो पर्टिकुलर गुड है, जैसे कोको कोला का अपना साइन है, ठीक है, थम्सअप का अपना साइन, अपना सिंबल है, तो ये क्या है, ये उसका ट्रेडमार्क है। ये किसके मिलता है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर मिलता है। इट इज़ लीगली डिफ्रेंशिएट्स अ प्रोडक्ट और सर्विस। इससे क्या कर पाते हैं हम, लीगली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं एक प्रोडक्ट को और एक सर्विस को, ठीक है। दो अलग अलग प्रोडक्ट को और मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, कोको कोला और उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसी से कर पाऊंगा आसानी से। ऑल दो ट्रेडमार्क डू नॉट एक्सपायर, देखो जो मेरा ट्रेडमार्क है वो कभी एक्सपायर नहीं होता। जैसे मेरा पेटेंट था ना 20 साल में एक्सपायर हो रहा था, वैसे मेरा ट्रेडमार्क एक्सपायर नहीं होता। द ओनर मस्ट मेक इट रेगुलर यूज़ इन ऑर्डर टू रिसीव द प्रोटेक्शन एसोसिएटेड विद देम। बस ओनर को क्या करते रहना चाहिए, उसे बस रेगुलर उसका यूज़ करना है ओनर को। और देखो जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है किसी भी ट्रेडमार्क की, वो चेंज होती है विद द स्ट्रेंथन ऑफ द मार्क। जैसे जैसे जो मेरा मार्क है स्ट्रॉन्गर होता चला जाता है, जैसे कोका कोला है, इसका जो सिंबल है वो जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होती चली गई, वैसे वैसे वो क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्गर हो गया, और कोई कंपनी बना ही नहीं सकती वैसे वही वाला ट्रेडमार्क यूज़ ही नहीं कर सकती, ठीक है। हायर द रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है, और ज़्यादा प्रोटेक्शन उसे मिलेगा। अब कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, देखो मूवीज़ में तुम पढ़ते होगे कि इस इंसान ने 10 करोड़ के ट्रेड सीक्रेट बेच दिए हमारी कंपनी के, ये इसलिए जो है ये इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरीके से तुमने बहुत बार ट्रेड सीक्रेट्स ये वर्ड सुना होगा। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। देखो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, पहले तो ये बताता हूँ तुमको। जैसे तुम हो होशियार आदमी, तुम इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, तुमने कुछ बनाया, ठीक है, तो उसके लिए तुम राइट लोगे ना। तो तुमने कुछ बनाया, तुम होशियार आदमी हो, तो इंटेलेक्चुअल पर्सन हो तुम, तो तुम्हारे उस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करना है ना उसको, तुम्हारे राइट्स को, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं बस उनको, सिंपल सी बात है। तो तुम्हारे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको तुम क्या कर सकते हो, केवल तुम ही उसको सेल कर सकते हो और लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हो किसी और कंपनी को। उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड सीक्रेट्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या हो सकता है, कोई भी कमर्शियली वैल्यूएबल हो सकता है, सॉरी, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है मेरा, बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यूएबल होता है क्योंकि वो सीक्रेट है। बी नोन ओनली टू लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ ही लोगों को पता रहता है ट्रेड सीक्रेट। और बी सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल स्टेप्स टेकन बाय द राइटफुल होल्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू कीप इट सीक्रेट। मतलब एक रीजनेबल स्टेप्स हमें लेने हैं उसको क्या कर रखने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट फॉर बिजनेस पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज़। ट्रेड सीक्रेट एनकम्पास बोथ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड कमर्शियल इन्फॉर्मेशन, दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कोई, और कोई कमर्शियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है ट्रेड सीक्रेट में, ठीक है। जैसे मेरा सीक्रेट है कोका कोला को बनाने का, वो क्या है, ट्रेड सीक्रेट है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होती है, ये भी बहुत सिंपल। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जैसे मैं कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, अपने पास मैं कुछ, मेरी जैसे बोतल है, कोको कोला की बोतल है, ठीक है। कोको कोला की बोतल देखते हो तुम, कोको कोला की बोतल, और कोई कंपनी वैसी बोतल शेप नहीं बनाती। अलग कंपनी की बोतलों की अलग अलग शेप होती है, तुम ध्यान से नोटिस करना। स्प्राइट की बोतल की शेप अलग होगी, थम्सअप की अलग होगी, कोको कोला की बोतल की शेप अलग होगी। तो वो क्या किस में आएगा, वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आएगा। डिज़ाइन, हर कंपनी जो है अपना अलग डिज़ाइन बना के रखती है। तो ये इन अ लीगल सेंस इट कंस्टिट्यूट द ऑर्नामेंटल आस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल। एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल फीचर सच एज शेप ऑफ आर्टिकल, 2 डायमेंशनल फीचर सच एज पैटर्न, लाइंस और कलर्स। वो सेम कलर भी नहीं यूज़ कर सकते बोतल बनाने के लिए तुम, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है मेरा जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। ये तो बचपन से तुम सुनते आ रहे हो, बचपन से तो नहीं, पर तुम यूपीएससी स्टूडेंट, हर किसी को जीआई टैग के बारे में पता होता है। इट इज़ एन एग्रीकल्चरल, बस उसके बेसिक बातें नहीं पता होती, पर ये एक एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चरल हो सकता है, जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। नेचुरल कोई पाने वाली चीज़ है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड करने वाली कोई चीज़ है, जैसे कि मैन्युफैक्चर क्या हो सकता है, हैंडी क्राफ्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं। तो उन सब के लिए क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब क्या है, वो एक डिफाइंड टेरिटरी में मिलेंगे केवल। मतलब अगर तुम्हें उसकी ओरिजिनलिटी वाला वही ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या मिलेगा, उस डिफाइंड टेरिटरी में मिलेगा, ठीक है। जैसे रसगुल्ला का तुमने बहुत बार सुना होगा, वेस्ट बंगाल, ये चलता रहता है। तो इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स। इसको भी कौन एडमिनिस्टर करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई पे, अभी हमने पीछे से पढ़ लिया। इसका रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए होता है। जीआई टैग जो मिलता है ना, वो 10 साल के लिए मिलता है। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो पेटेंट एक्ट में पेटेंट जो है 20 साल के लिए मिलता है, और जीआई 10 साल के लिए, कन्फ्यूज हो जाते हैं 10 और 20 में, इधर से उधर। तो जीआई भाई 10 साल है,
ठीक है, और पेटेंट के लिए 20 साल है, बट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसे रिन्यू भी कराया सकता है टाइम टू टाइम। दार्जिलिंग की टी जो थी वो मेरी सबसे पहली बार इसको क्या मिला था, जीआई टैग मिला था 2004 में। और अगर नॉन वेज की बात करूँ तो हैदराबादी हलीम जो फर्स्ट नॉन वेज डिश है जिसको जीआई टैग मिला 2010 में। रेगुलेट कौन करता है जीआई को, रेगुलेशन, तो इंटरनेशनल लेवल पर देखें हम जीआई को रेगुलेट कौन करता है, डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स, ठीक है, और पेरिस कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये दो मेरे कन्वेंशन हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स और पेरिस कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। और हमारे इंडिया के लेवल पे कौन करता है, अभी हमने पढ़ लिया, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम सितंबर 2003। जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 क्या करता है, इसे रेगुलेट करता है नेशनल लेवल पर। समझ में आया। अब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, ये एक एक्ट आया 2000 में। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम न्यूज़ में आए दिन लेस की चिप्स का केस सुनते रहते हो फार्मर के साथ, ठीक है, केस हुआ था आलू वाला, पटेटो वाला, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2000। इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है, टू इस्टेब्लिश इफेक्टिव सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़। पहले तो प्लांट की वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और प्लांट ब्रीडर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, ताकि भाई देखो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। प्लांट की वेराइटीज़ ताकि अलग अलग लोग रिसर्च करें। अगर जैसे किसी ने कोई रिसर्च करी, सपोज़ करो मैंने 10 साल तक रिसर्च करी किसी अच्छी प्लांट वैरायटी को प्रोड्यूस करने में, अब मुझे अगर उसके लिए प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा तो मैं आगे कभी हिम्मत होगी रिसर्च करने की। अगर फार्मर्स को बेचारों को ग्रो करने के लिए राइट्स नहीं मिलेंगे तो फार्मर क्या ग्रो करेंगे, और प्लांट ब्रीडर्स। एंड टू इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, और सबकी मदद करनी है ताकि मेरी नई नई वेराइटीज़ ऑफ प्लांट क्या हों, डेवलप हों, और आगे कभी परेशानी ना हो किसी के लिए भी। अच्छा, इट इज़ इन कॉन्फर्मिटी, मतलब एक जो है मेरा एक लॉ है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, यूपीओवी 1978 में आया था, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। इस क्या बोलते हैं, ये जो मेरा स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो 1978 में आई थी, ये जो मेरा इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये एक्ट लेके आए 2000 में। तो इस एक्ट के तहत हमने कुछ ब्रीडर्स को राइट दिए। ब्रीडर्स को क्या राइट दिए कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमने ब्रीडर्स को राइट दिए। रिसर्चर्स को क्या राइट दिए कि वो किसी भी रजिस्टर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट को लेकर उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्चर्स को राइट दिए, ठीक है। फार्मर्स को क्या राइट दिए, फार्मर्स को ब्रीडर्स वाले राइट थे, मतलब वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड सीड्स के साथ ये सारा काम वो कर सकते हैं, बस एक्सेप्ट ब्रांडेड सीड्स, ठीक है। ब्रांडेड सीड्स के साथ नहीं कर सकते। ब्रांडेड सीड्स के लिए उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, वो खुद उगा के उसे सेल नहीं कर सकते। जैसे पटेटो का केस हुआ था, ठीक है, पटेटो वाला केस, लेस चिप्स की जो सीड थी पटेटो की, उन्होंने क्या किया कि लाइसेंस ख़त्म हो गया था पटेटो के साथ, लाइसेंस में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था उसके साथ, कंपनी के साथ। फिर उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने वो जो आलू थे उसको उगाया और फिर नॉर्मल बेच दिया, नॉर्मल सेल कर दिया। नहीं, ऐसे सेल नहीं कर सकते, तो इसलिए एक केस चला हमारा। तो यहाँ पे हमारे समझ में आ गया। आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। तो इसको मैनेज कौन करती है, ये जो मेरा एक्ट है इसके तहत एक अथॉरिटी बनाई हमने। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वेराइटीज़, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेराइटीज़, मेंटेन नेशनल जीन बैंक को मेंटेन करके रखना है। हमने देखो लास्ट एक वीडियो कर रखी है पीछे, जीन बैंक क्या होती है समझ लिया था हमने। क्या करना है, मेंटेन करना नेशनल जीन बैंक को, मेंटेन रजिस्टर ऑफ प्लांट वेराइटीज़ और प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये इसके क्या है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे पीपीवी एंड एफआर के। अभी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, मतलब जिसके तहत हमने क्या किया, इस एक्ट को लागू किया, ठीक है। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, यूपीओवी 1978। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड। सबको पता है जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर नहीं है। फिर भी इसके जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने वो एक्ट लगाया।
यूपीओवी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसको किसने इस्टेब्लिश किया, ये भी याद रखना, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। द कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन पेरिस 1961 एंड इट वॉज रिवाइज्ड इन 1972, 1978 एंड 1991। इसके तहत ओनली द ब्रीडर ऑफ अ न्यू प्लांट वेराइटी कैन प्रोटेक्ट द न्यू प्लांट वेराइटी, जो ब्रीडर है उस न्यू प्लांट वेराइटी का केवल वही उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, न्यू प्लांट वेराइटी को। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन बी कंसिडर टू बी ब्रीडर, और इस बात पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको ब्रीडर बोला जाएगा, ठीक है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी ब्रीडर बोला जा सकता है जो उस काम को करेगा। दैट इज इट माइट बी इंडिविजुअल, कोई भी ब्रीडर हो सकता है, इंडिविजुअल, फार्मर, रिसर्चर, पब्लिक इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कंपनी, कोई भी ब्रीडर हो सकता है। समझ में आया? इस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है इस वाली बात को। अब मेरा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, निपाम, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन था 2021 में लॉन्च हुआ था निपाम मिशन। इस मिशन का एम क्या है? टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स राइट टू 1 मिलियन स्टूडेंट्स। देखो, लोगों को पता ही नहीं रहता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, या फिर वो फंस जाते हैं बिना बात के कभी कभी, ठीक है। तो उनको नॉलेज देने के लिए कि व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, 1 मिलियन स्टूडेंट्स को, 10 लाख स्टूडेंट्स को ये मिशन चलाया गया, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। नाम से पता चल रहा है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, जो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। इसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया 2022 में ही। हमने अपने WHO का पीछे ट्रिप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि WHO का ट्रिप्स, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर ऑन ट्रेड एंश्योर्ड इन WHO, WTO, ठीक है। तो ये मेरा जो ये क्या है? इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर ऑन द ट्रेड एंश्राइंड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, सॉरी उसके लिए WHO गलत बोल गया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था 1994 में एट मराकेश 1994 में मराकेश में साइन हुआ था। मराकेश तुमको पता होगा, नहीं पता तो देख लेना, मोरक्को में मराकेश है, ठीक है। अभी अर्थक्वेक भी आया था वहाँ पर। तो ये साइन हुआ था 1994 में मराकेश में, इफेक्टिव है 1995 से WTO में। ट्रिप्स वॉज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ GATT। ये कब इसका नेगोशिएशन कब स्टार्ट हुआ था? जो उरुग्वे चल रहा था, GATT के जो मीटिंग चल रही थी 1989 से 1990 के बीच में, उस समय इसको नेगोशिएट किया गया। इसका एम क्या भाई? द WTO अडॉप्टेड द दोहा डिक्लेरेशन 2001 में, विच क्लैरिफाइड दैट इन इवेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी गवर्नमेंट कुड कंपेल कंपनीज टू लाइसेंस देयर पेटेंट टू द मैन्युफैक्चर इवन इफ दे डिड नॉट थिंक ऑफर्ड प्राइस वॉज एक्सेप्टेबल। मतलब इसके तहत, ट्रिप्स एक्ट के तहत, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, देखो यहाँ पे वही आ गया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट। देखो तुम ट्रिप्स की डेफिनेशन ये पढ़ोगे ना, इस क्या बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, तो यहीं से तुम्हें समझ में आएगा। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट किसको डील करेगा? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ किसका? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब जो जिस चीज़ पे तुम पेटेंट लेते हो, कुछ तुमने ऐसी चीज़ बनाई है जो बहुत अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बनाई है, तो उससे उसके ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डील करने के लिए बनाया गया मेरा ट्रिप्स। किसके अंडर बनाया गया? WTO के अंडर बनाया गया। 1994 में साइन हुआ, और दोहा डिक्लेरेशन हुआ था मेरा 2001 में। 2001 में दोहा डिक्लेरेशन हुआ था। दोहा डिक्लेरेशन में ये कह दिया कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट जो है कंपेल कर सकती है कंपनीज़ को कि वो लाइसेंस दे दें अपने पेटेंट का टू द मैन्युफैक्चरर्स को, इवन इफ़ दे डिड नॉट थिंक ऑफर्ड प्राइस, भले ही उनको ऑफर्ड प्राइस नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जैसे मैं सपोज़ करो पेटेंट होल्डर हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, तो अगर मेरे को उसे किसी और से मैन्युफैक्चर करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उससे पैसे ले सकता हूँ। वो क्या करेगा? उसे मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा और मुझे पैसे देगा भले ही। पर अगर इमरजेंसी के दौरान कोई नेशनल इमरजेंसी आती है हेल्थ से रिलेटेड, या कोई और इमरजेंसी आती है, तो गवर्नमेंट जो है उसको कंपेल कर सकती है कि भाई थोड़े सस्ते दामों में, भले ही सस्ते दाम मिल रहे हैं, पर इसको बनाने के राइट्स दो मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। इसके तहत एरिया कौन कौन से कवर किए गए? कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, दैट इज़ राइट टू परफॉर्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये जो है ट्रिप्स मेरा किस किस एरिया को कवर करता है, इसकी बात कर रहा है वो, इसकी बात नहीं कर रहा, ये इसकी बात कर रहा है। ट्रिप्स किस किस एरिया को कवर करता है? तो कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, कॉपीराइट्स जैसे होता है ना, जैसे कोई मूवी है, सपोज़ करो मार्वल ने कोई मूवी बनाई, अब उस मूवी को ऐसे थोड़ा हम फ्री में यूट्यूब पे पब्लिश कर देंगे इंडिया में, ठीक है। तो कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स को ये डील करता है ट्रिप्स, दैट इज़ राइट ऑफ परफॉर्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मेरा ट्रेडमार्क इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स, GI इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटेलेक्चुअल सर्किट, अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूडिंग ट्रेड एंड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डाटा।
अब वहाँ तक हमारी स्टोरी पूरी ख़त्म हो गई। इन सबको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स के अंडर है ये सब एरिया कवर, कौन कौन से एरिया में जो है ट्रिप्स लागू होता है। अब ट्रिप्स प्लस ये क्या था, ध्यान समझो। ये जो है ये ट्रिप्स से रिलेटेड नहीं है, याद रखना। भले ही यहाँ पे नाम इसका ट्रिप्स प्लस है, पर इसका ट्रिप्स से कोई संबंध नहीं है। ट्रिप्स से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है डिमांडेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट बनाती हैं उसके ऊपर वो हाई लेवल क्या मांगती है, प्रोटेक्शन मांगती हैं। जैसे मान के चलो कि हम मार्वल की कोई मूवी आई, ठीक है, वो रिलीज़ हुई इंडियन सिनेमाज में, तो वहाँ से क्या करा हमने, उसकी पायरेसी कर दी, रिकॉर्ड करके उसे किसी भी वेबसाइट पर डाल दिया तो पायरेसी कर दी। तो उन सबको रोकने के लिए, मतलब और ज़्यादा प्रोटेक्शन राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ट्रिप्स प्लस आया। सपोज करो दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द WTO ट्रिप्स रिजीम। पर ये WTO के ट्रिप्स रिजीम से कुछ भी इसका मतलब नहीं था, ये अलग था, ठीक है। ट्रिप्स प्लस साफ साफ यहाँ पे बोला भी है, दे आर नॉट फॉर्मली रिलेटेड टू ट्रिप्स, रादर द टर्म ट्रिप्स प्लस इज यूज टू इंडिकेट दैट द रिक्वायरमेंट गो बियॉन्ड मिनिमम स्टैंडर्ड इम्पोज्ड बाय ट्रिप्स। मतलब ट्रिप्स प्लस नाम इसका इसलिए यूज़ किया है बस कि ट्रिप्स में जो प्रोटेक्शन मिल रही है उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन दो भाई। ट्रिप्स की प्रोटेक्शन कम है जो किसी भी कंट्री में मिलती हैं, ठीक है। इफ़ हायर लेवल प्रोटेक्शन इज गारंटेड इट विल रिड्यूस कॉम्पिटिशन। अगर हायर लेवल प्रोटेक्शन मिलेगा तो कॉम्पिटिशन थोड़ा घटेगा। मे लीड टू प्राइस राइज ऑफ द मेडिसिन। पर देखो, अच्छा, अगर ट्रिप्स प्लस अगर लागू हो जाता है तो हायर लेवल रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एक ही कंपनी केवल उस प्रोडक्ट को ना सकती, वो क्या कर देगी भाई, बेशुमार आती है ना इंसुलिन की गोली 100 रुपये की, 120 रुपये की कुछ गोलियाँ आती हैं। वहीं अगर उसे जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू जो बनती हैं इंडिया में, वो 1 रुपये की 4 गोली आती हैं, कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो मे लीड टू प्राइस राइज अफेक्टिंग द हेल्थ सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज़। इससे क्या होगा, हेल्थ सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पुअर कंट्रीज़ के। समझ में आ गया? तो ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमारा केस हुआ, अनिल कपूर जी ने एक केस किया जिसमें कहा कि उनका जो तरीका है बोलने का, झक्कास, या फिर उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर उन्हें राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी उनकी वॉइस, उनकी इमेज ये ऐसे बेफिजूल में यूज़ नहीं कर सकती। उनको क्या चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, और वो उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा, मिस्टर कपूर ने, कि पर्सनैलिटी राइट्स के तहत उनका नाम, वॉइस, ठीक है, मैनर ऑफ स्पीकिंग, गेस्चर, ये सब कोई ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकता। एक केस हुआ था ये वाला, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट केस दैट कंसीडर्स द पोटेंशियल ऑफ पब्लिसिटी पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया। ये पहला केस हुआ जिसमें पर्सनैलिटी राइट्स के ऊपर कि लोगों को पर्सनैलिटी राइट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, उसके लिए केस हुआ था। पहली बार पर्सनैलिटी राइट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी राइट इंपॉर्टेंट है। अब मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए वो अलग हो गया, पर इसमें ये हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी उनकी पर्सनैलिटी राइट्स को मिसयूज़ नहीं कर सकता, अनिल कपूर सर की पर्सनैलिटी राइट को, ठीक है। किसी भी एक्टर की पर्सनैलिटी राइट्स को कोई भी पर्सनैलिटी के राइट्स जो हैं उनको मिसयूज़ नहीं कर सकता, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया। मतलब अगर मैं ऐसे ही रैंडमली कोई मूवी नहीं डाल, कोई अपना उनका मतलब डायलॉग ऐसी कॉपी नहीं कर सकता, झक्कास वगैरह कहीं भी, मतलब मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपका डायलॉग मैं कॉपी कर सकता है नहीं कर सकता। तो पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं, द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज हर पर्सनैलिटी अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की राइट्स को, पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। राइट ऑफ अ पर्सन मतलब राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज हर, मतलब ये मेरा हक है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को क्या करूँ, प्रोटेक्ट करूँ अंडर राइट टू प्राइवेसी के अंडर। ये मेरा हक है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अंडर राइट टू प्राइवेसी के अंडर और राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर। इट इंक्लूड्स, ये मेरा नेम हो सकता है, मेरी आवाज़ हो सकती है, मेरा सिग्नेचर, मेरी इमेज, कुछ भी हो सकती है। इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू डेराइव इकोनॉमिक बेनिफिट। ये मेरा राइट है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स से अगर मेरे को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ये पर्सनैलिटी राइट कहता है। कंज्यूमर्स फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, और कंज्यूमर्स मेरे एडवर्टाइजमेंट में मिसलीड नहीं कर सकते कि मेरी आवाज़ डाल, मतलब जो भी एक्टर्स होते हैं उनकी आवाज़ डाल दें और मिसलीड करें लोगों को, ऐसे मिसलीड नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी राइट्स के खिलाफ है। जैसे बहुत बार होता है कि तुमने देखा होगा, बहुत सारे ही आते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चों के खाने की आइटम्स जो तुम दुकान से ख़रीदते हैं बच्चे, तो उस पर कहीं किसी की फ़ोटो लगी रहती है, अनिल कपूर की, कहीं खली वाली द ग्रेट खली की फ़ोटो लगी रहती है। उनको पता ही नहीं होता कि उनके नाम से वैसे कुछ उनके फ़ोटो भी यूज़ होकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो कंज्यूमर जो है मिसलीड कर रहे हैं कि खली सर का फ़ोटो लगा के, अलग उन सब का फ़ोटो लगा के, तो वो सब नहीं कर सकते। वो सब किसके खिलाफ हो जाएगा, पर्सनैलिटी राइट्स के खिलाफ हो जाएगा। आगे समझ में नहीं आया? अब भारत में कौन कौन से लॉ हैं पर्सनैलिटी राइट्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो पर्सनैलिटी राइट्स और देयर प्रोटेक्शन आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी स्टैट्यूट इन इंडिया
मतलब भारत में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना अभी तक जिसके तहत पर्सनैलिटी राइट डायरेक्टली उसमें बोला गया है कि पर्सनैलिटी राइट प्रोटेक्ट करे जाएंगे। पर जो मेरे पर्सनैलिटी राइट हैं वो किसके अंडर आते हैं, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। ये भी याद रखना है कि पर्सनैलिटी राइट डायरेक्टली किसी भी एक्ट में कवर नहीं है, पर इसे ऐसा बोला जाता है कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रोटेक्शन के अंडर आता है। तो दो कंपोनेंट है मेरे पर्सनैलिटी राइट के, राइट टू प्राइवेसी बोले राइट टू पब्लिसिटी, ठीक है, मतलब राइट टू कीप वंस इमेज लाइकलीनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन, तो राइट टू पब्लिसिटी, ठीक है। ये किसके अंडर है, मेरा ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में ही दे रखा है राइट टू पब्लिसिटी। तो अगर पूछा जाता है कि राइट टू पब्लिसिटी इंडिया में एक्सप्लिसिटली किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये वाली बात तो लिखी हुई है, देखो राइट टू कीप वंस इमेज में, मतलब कोई भी एक्टर अपनी इमेज को लाइकलीनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, उसे कोई कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता विदाउट उनकी परमिशन के, राइट टू पब्लिसिटी। राइट टू प्राइवेसी क्या है, ये हमें पता है, राइट टू लाइफ के अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। तो राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनालिटी रेस्पेक्टेड पब्लिकली विदाउट द परमिशन, मतलब राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली, मतलब किसी भी पर्सनल चीज़ को तुम पब्लिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू प्राइवेसी में, ठीक है। तो पर्सनैलिटी राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, अच्छा पर्सनैलिटी राइट्स को क्या कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ बोला गया है कि नो एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी राइट, पब्लिसिटी राइट या फिर पर्सनैलिटी राइट, किसी भी पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी डायरेक्ट कोई एक्सप्लिसिट कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन आज तक नहीं बनी है, पर कुछ सर्टेन पब्लिसिटी राइट्स के लिए कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं जिनमें थोड़ा बहुत बोला गया है, जैसे रोम कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट में और विपो में, ठीक है। अब कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट पे आते हैं। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जो यूज़ होता है टू डिस्क्राइब द राइट दैट क्रिएटर हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। देखो सिंपल सी बात है, कॉपीराइट सिंपल सी बात है, जैसे कोई किसी ने वीडियो डाली यूट्यूब पर, अब उस वीडियो को कोई भी ऐसे ही छेप के दूसरी जगह नहीं डाल सकता, राइट है ये कि उसने उस चीज़ को बनाया है, ठीक है। तो लीगल टर्म ये एक लीगल टर्म है जो यूज़ होता है डिस्क्राइब द राइट दैट क्रिएटर्स हैव देयर ओन लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, इट इंक्लूड बुक्स, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉपीराइट किस भी चीज़ के लिए मिल सकता है, बुक्स के लिए, ठीक है, म्यूज़िक के लिए, पेंटिंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, फिल्म्स के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, एडवर्टाइजमेंट, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स। अब विपो के अकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स टू टाइप्स ऑफ राइट, कॉपीराइट जो दो तरीके के राइट को प्रोटेक्ट करता है, एक तो इकोनॉमिक राइट और एक मोरल राइट, इकोनॉमिक राइट और मोरल राइट। कॉपीराइट इन इंडिया, भारत में जो है ये विपो बताता है, विपो इकोनॉमिक राइट्स और मोरल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, विपो कहता है। पर भारत में जो है कॉपीराइट से रिलेटेड क्या है कि कॉपीराइट इन इंडिया आर गवर्न बाय कॉपीराइट एक्ट 1957, भारत में से कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट करता है 1957, और कॉपीराइट रूल 2013। एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉपीराइट बोर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस एक्ट के तहत बनाया गया एक कॉपीराइट बोर्ड विच हैज़ बीन नाउ मर्ज्ड विद द एपिलेट बोर्ड, अब इसको एपिलेट बोर्ड के साथ मर्ज कर दिया है। टर्म ऑफ कॉपीराइट क्या है कि कोई भी लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, फॉर द लाइफ टर्म ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, मतलब जैसे कोई ऑथर है, किसी ने बुक लिखी, ठीक है, तो जिंदा रहा वो जब तक उसके 60 साल तक उसे कॉपीराइट मिलेगा, ठीक है, और उसके आफ्टर हिज डेथ, भले ही वो जब तक जिंदा जब तक, और वो सपोज करो ऑथर एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो टोटल 60 साल तक उनको क्या मिलेगा, कॉपीराइट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगी उनकी किताब को। इन केस ऑफ जॉइंट ऑथरशिप, अगर दो लोगों ने उसे एक साथ लिखा है, तो टर्म ऑफ कॉपीराइट इज़ टू बी इंटरप्रेट एज द ऑथर हु डाइज एट लास्ट, जो क्या बोलते हैं, कॉपीराइट के टर्म्स किस बेसिस पे लगाए जाएंगे, उस ऑथर के बेसिस पे जो लास्ट में एक्सपायर हुए हैं। सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्ड्स, पब्लिक अंडरटेकिंग एक्सेट्रा एंजॉय प्रोटेक्शन अंटिल 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, इन सबको कितने साल के लिए प्रोटेक्शन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलता है, 60 साल के लिए, कंसिडरिंग द ईयर इन विच द वर्क इज़ फर्स्ट पब्लिश्ड, सबसे पहली बार वर्क कब पब्लिश हुआ था उसके हिसाब से 60 साल के लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है। इट गिव्स ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट टू एवरी ब्रॉडकास्टर वैलिड फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया एज अ सिग्नेटरी टू सेवरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड कन्वेंशन, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन बनाए गए हैं, इंडिया बहुत सारे का सिग्नेटरी है। किस किस का, जैसे बुडापेस्ट ट्रीटी आई थी, बुडापेस्ट ट्रीटी आई थी ऑन द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोसीजर्स, तो बुडापेस्ट ट्रीटी, बस इतना याद रखना है, बुडापेस्ट ट्रीटी, इसका भारत जो है सिग्नेटरी है। पेरिस कन्वेंशन हुआ था, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कन्वेंशन स्टेबलाइजिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी है भारत। बर्ने कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क एंड पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, तो भाई रट लो, बुडापेस्ट ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन, कन्वेंशन स्टेब्लिश्ड द विपो,
बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क और पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, इन सब का भारत क्या है, सिग्नेटरी है, ठीक है, 5 का। अब वीपो क्या है, वीपो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 1967 में बनी थी, ठीक है। वीपो जॉइंस यूनाइटेड नेशंस इन 1974, 1967 में बनी थी वीपो, और यूएन को इसने ज्वाइन कर लिया था 1974 में। तो यूएन ने नहीं बनाया वीपो को, ये गलती मत करके आ जाना पेपर में, ठीक है। इसके मेंबर कितने हैं, 193 इसमें मेंबर्स हैं, मेंबर्स कितने हैं, 193। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1975 में, 1975 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। विपो का एम क्या है, विपो क्यों बनाया गया भाई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया होगा, टू इनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी, ताकि लोग जो चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, जो लोग चीज़ बना रहे हैं भाई, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तभी तो कोई इनकरेज होगा बनाने के लिए आगे। तो क्या करने के लिए, टू इनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी, ऐसा ना हो कि जैसे उसमें हो जाता है क्या बोलते हैं, टार्जन मूवी में बनाता कोई और डिज़ाइन है और डिज़ाइन को चोरी किसी और ने कर लिया, उस सबको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। टू इनकरेज द क्रिएटिव एक्टिविटी, टू प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और क्या करना है, प्रमोट करना है कि लोगों की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ऐसा ना हो कि टार्जन द वंडर कार मूवी की तरह उसने जो बनाया उसको कोई और चोरी करके और पेटेंट ले ले उस पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट एडमिनिस्टर्स 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये जो है वीपो मेरा 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एडमिनिस्टर करता है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बनाया जाता है। अब अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका एक सारांश देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम किस किस एक्ट के तहत प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट को हम प्रोटेक्ट करते हैं पेटेंट एक्ट 1970 के तहत, 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है। और इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी है, पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये 2 ट्रीटी हैं पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं है इंडिया में, प्रोटेक्शन थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड कॉमन लॉ, ठीक है। जो ट्रेड सीक्रेट्स की जो टर्म है वो कितना इंडेफिनिट, कोई स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटी भी नहीं है इसके लिए। ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, 10 साल के लिए होता है ट्रेडमार्क, और रिन्यूअल होता है इंडेफिनिट समय के लिए। जीआई टैग हमें पता है, जीआई आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये भी 10 साल है। अच्छा, जो ट्रेडमार्क था उसके लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल था और ट्रिप्स एग्रीमेंट था, वहीं जीआई टैग के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट है। कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट है 1957 है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है प्लस 60 ईयर्स, मतलब जब तक जिंदा हो तुम्हें जब तक मिलेगा कॉपीराइट, और प्लस तुम्हारे एक्सपायर होने के 60 साल तक तुम्हें उस पर क्या मिलेगा। देखा ना बहुत सारी मूवीज़ में तुमने देखा होगा, ऑथर सपोज करो एक्सपायर हो गया किसी बुक का, उसके बाद भी वहाँ से पैसे आ रहे हैं उसके कॉपीराइट उसकी, क्योंकि उसके पास कॉपीराइट है उसका। बर्ने कन्वेंशन और ट्रिप्स एग्रीमेंट इसको प्रोटेक्ट करता है इंटरनेशनली। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करूँ तो द डिज़ाइंस एक्ट 2000, 15 साल के लिए मिलती है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पहले 10 साल इनिशियल होती है और फिर 5 साल के लिए रिन्यू कराना पड़ता है। पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत इसको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है ना। थैंक यू।